ओम गणेशाय नमः। चलिए, क्योंकि बाबू ये यूपीएससी पे यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली मिलती है। मेरा जो कंटेंट रहता है वो काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक रहता है, आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड रहता है। इस क्लास की दोस्तों बहुत सारी ख़ास बात है। पहली ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको क्लास बेसिकली बाइलिंगुअल फॉर्मेट के अंदर मिलेगी, यानी अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी ये क्लास फ़ायदेमंद है, और अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी क्लास फ़ायदेमंद है। दूसरी इस क्लास का मेजर फीचर है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी डेली प्लेसेस चर्चा में रहती है उन जगहों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और आपको पता है कि आजकल यूपीएससी जो है प्लेसेस से भी क्वेश्चंस पूछने लग गए। तीसरी इस क्लास की जो ख़ास बात है दोस्तों वो ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है उनको भी मैं आपके साथ डेली डिस्कस करता हूँ, और आपको पता है आजकल यूपीएससी जो है वो पर्सनैलिटीज़ से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को फ्रेम कर देता है। चौथी इस क्लास की ख़ास बात ये है दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ का लिंक होगा वो बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। वहाँ से भी आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख है 28 अक्टूबर। मेरा नाम है आदित्य पारीक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस कोट है कि महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में। ये बहुत ही फेमस कोट है और मैं आशा करता हूँ कि इसी कोट को आप अपनी लाइफ के अंदर भी अमल करेंगे, इस कोट को आप अपनी लाइफ में उतारेंगे। दोस्तों, महानता कभी गिरने में नहीं है बल्कि आप कितनी बार गिर रहे हैं और उसके बाद कितनी बार उठ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप जीत चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप हार के जीते हैं तो ही बड़ी बात। वो फेमस डायलॉग शाहरुख खान का तो आपने सुना ही होगा, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो इसी तरीके से ही आपको भी तैयार रहना है लाइफ के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ जाए। ओम गणेशाय नमः। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रधानमंत्री जन आवास योजना अर्बन 2022। हिंदी में भी मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड के अंदर पहला अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको दोस्तों 25 जून 2015 को लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए एक पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित MIG श्रेणी है जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 25 वर्ष पूरे करेगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मोटा मोटा इसका ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का,
कि 2022 तक जितने भी लोग बाग रहते हैं शहर के अंदर उन सबको ही दोस्तों पक्का मकान मिल जाए। सो ध्यान रखिएगा, हाल ही में ही प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ने टॉप किया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है बेसिकली गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कितने मकान बनाए हैं वो लिख रखा है, कितने मकान जो है ग्राउंडेड है फाउंडेड है वो लिख रखा है, और कितने मकानों का काम कंप्लीट हो चुका है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस इमेज में दिख रही होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, किस देश में COP 27 की बैठक होगी? इन विच कंट्री विल द COP 27 मीटिंग बी हेल्ड? सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इजिप्ट। इजिप्ट को अपन मिस्र भी कहते हैं। इसी इजिप्ट देश के अंदर दोस्तों COP 27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की मीटिंग होने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है द हिंदू की हेडलाइन, COP 27 इन इजिप्ट मस्ट फोकस ऑन फूड सिस्टम्स। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है बेसिकली बिल्कुल इसका एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सप्लेनेशन जो है आपके डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड है। द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको अपन UNFCCC भी कहते हैं, ये बेसिकली साइन हुआ था 1992 के अंदर। और आप सब ने अर्थ समिट या रियो समिट के बारे में तो सुना ही होगा। इसी अर्थ समिट और रियो समिट के अंदर ही दोस्तों UNFCCC को साइन किया गया था 1992 के अंदर। दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है या फिर जो COP है, ये बेसिकली एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ऑफ UNFCCC की। ये जो COP की जो मीटिंग होती है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मीटिंग होती है, COP का बेसिकली मतलब क्या होता है? COP का मतलब ये होता है कि जब भी पार्टी के सदस्य अलग अलग देशों के लोग बाग जब एक जगह पर मिलते हैं तो उसको अपन दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कह देते हैं। इस बार जो UNFCCC की 27th मीटिंग होगी या COP की जो 27th मीटिंग होगी उसको होस्ट कर रहा है दोस्तों इजिप्ट। द COP मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज। जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी वो हुई थी दोस्तों बर्लिन जर्मनी के अंदर 1995 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the acting chairperson of Competition Commission of India? सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संगीता वर्मा। हाल ही में ही संगीता वर्मा जी को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है CCI भी जिसको अपन कहते हैं, इसी CCI का एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त किया गया। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट्स संगीता वर्मा एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ CCI। ये है दोस्तों संगीता वर्मा जी, और इन्हीं को ही हाल ही में ही CCI का एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। अभी तक आपने अगर इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है बहुत ही कम समय के अंदर 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन के साथ, और भी बहुत सारी क्रिएटिव तरीके से मैं आपके समक्ष आपके सामने वीडियोज़ लेकर आता हूँ। यह है दोस्तों इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या CCI बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है दोस्तों वो बॉडी जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी हुई होती है, जिसको कि लॉ नहीं बनाता बल्कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा जब भी कोई भी बॉडी बनती है तो उसको उस बॉडी को अपन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। सो ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002। और इसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था 2009 के अंदर। दोस्तों पहले एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, या जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में MRTP एक्ट भी कहते हैं। इसी MRTP एक्ट को ही दोस्तों रिपील करके रिप्लेस करके एक नया एक्ट लेके आ गए जिसका नाम रखा गया कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर। और जिस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि MRTP को चेंज करके कंपटीशन एक्ट कर दो, उस कमेटी का नाम ध्यान रखिएगा, राघवन कमेटी। सो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, मैंने आपको अच्छा कंटेंट दिया
कि हाल ही में ही किन्हें CCI का बनाया गया है एक्टिंग चेयरपर्सन, संगीता वर्मा जी को। फिर अपन ने राघवन कमेटी के बारे में बात करी, फिर अपन ने MRTP एक्ट के बारे में भी बात करी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इन विच स्टेट द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड? सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है इसका 14वां संस्करण होस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप द मिंट की हेडलाइन भी देख सकते हैं, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड ऑन 16 to 18 फरवरी इन महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कितना अच्छा है। यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आता हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों वन डे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन UPSC के लिए रेलेवेंट नहीं है वो डेफिनेटली अदर एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होगा। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या UPSC में पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता। अब दोस्तों अगर बात करें इसी सवाल की, तो ये वाला सवाल दोस्तों UPSC में पूछने के चांसेस काफ़ी लो है, क्योंकि UPSC से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है। UPSC का ट्रेंड चेंज हो चुका है और अब UPSC जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पूछने लग गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली प्रवास निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई। हाल ही में मुंबई के अंदर भारत का सबसे पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को इनेबल किया गया। अगली स्लाइड में मैंने आपको बता रखा है कि क्या है ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड इन मुंबई। कंट्री का सबसे पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को बेसिकली मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है। इस सिस्टम से होगा क्या दोस्तों, तो इस सिस्टम की मदद से जो भी लैक्टेटिंग मदर्स है उनकी इन्फॉर्मेशन अपने को मिलेगी, एंड जो भी माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन है दोस्तों उनका भी डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं। महाराष्ट्र के जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है मंगल प्रभात लोधा जी, उन्होंने इस सिस्टम को मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। सो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हाल ही में मुंबई के अंदर ओपन किया गया है या फिर इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल, अगर आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा वो गलत है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्लास के, इस वीडियो के करंट अफेयर्स, इस चैनल के करंट अफेयर्स प्लस किसी और चैनल से जब आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो एक बार कंपेयर करके देखिएगा, आपको अपने आप ही क्वेश्चंस का लेवल मालूम पड़ जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो ये होते हैं कि अभी कौन ख़त्म हो गया, अभी कहाँ पर कितनी बिजली का उत्पादन किया गया, अभी सबसे अमीर आदमी कौन बना है। कैन यू इमेजिन, ये होते हैं दोस्तों दूसरी चैनल के ऊपर उन क्वेश्चंस का लेवल। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, ना मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बार इस क्वेश्चन का लेवल देखिए और आप एक बार किसी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का लेवल देखिए, आपको अपने आप ही कंपैरिजन या डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, थुंडी बीच और कदमत बीच को नीले समुद्र तटों की सूची में शामिल किया गया है, यह कहाँ स्थित है? थुंडी बीच एंड कदमत बीच have been included in the list of blue flag certification where they are located. So दोस्तों ये जो थुंडी बीच है और कदमत बीच है, इनको हाल ही में ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में डाला गया है और इनकी जो लोकेशन है वो है दोस्तों लक्षद्वीप के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है द हिंदू की हेडलाइन, थुंडी बीच एंड कदमत बीच इन लक्षद्वीप have made it to the super prestigious list of blue flag beaches. This has taken the number। अब जो इंडिया में दोस्तों ब्लू फ्लैग जो है, यानी इंडिया में जितने बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल रखा है उनके नंबर्स अब दोस्तों 12 हो चुके हैं। यानी भारत के अंदर 12 बीच ऐसे हैं जिनको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है।
दोस्तों जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये देता है दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन बीचेस को दिया जाता है जहाँ पर स्वच्छ या साफ़ सुथरे हैं वो, प्लस वहाँ पर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, बाथिंग वाटर क्वालिटी वहाँ की सही है, और कंजर्वेशन और सेफ्टी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया है बीचेस के अंदर। तो अगर किसी भी इंडिया के बीच के ऊपर अगर ये चारों पॉइंट मौजूद होंगे, ये वाले ये, तो दोस्तों उस बीच को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज़ एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल दैट इज़ अकॉर्डेड बेस्ड ऑन 33 क्राइटेरियाज। पूरे दोस्तों 33 क्राइटेरिया है, 33 क्राइटेरिया है। अगर उन क्राइटेरिया के अगर कोई भी बीच खरा बैठता है तो फिर उस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। सो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंट कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया। इस क्वेश्चन में अपन ने बात करी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, डेनमार्क की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको देती है, और किन क्राइटेरियाज़ के ऊपर बेसिकली आपको खरा उतरना पड़ेगा अगर किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चाहिए तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं भी सुभाष अभियान कहाँ शुरू किया गया है? वेयर हैज़ दी मैं भी सुभाष कैंपेन बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? सो हाल ही में ही दोस्तों लेह के अंदर मैं भी सुभाष अभियान की स्थापना या शुरुआत करी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है बेसिकली सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकेम द MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक? सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जी को हाल ही में ही ICICI बैंक का नया MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप बाकायदा ICICI बैंक की ही हेडलाइन देख पा रहे हैं, मिस्टर संदीप बख्शी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। यहाँ आप इनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, ये है दोस्तों संदीप बख्शी जी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्लास की, इस वीडियो की, इस चैनल की बहुत सारी खास बातें हैं। ना ही मैं आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं, बल्कि मैं आपको 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। जो भी पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में है उसके बारे में भी मैं चर्चा करता हूं, जो भी प्लेसेस न्यूज़ के अंदर है उनके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करता हूं। डेली UPSC के PYQs भी अपन डिस्कस करते हैं। बदले में मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज की हमारी जो पर्सनैलिटी है जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो है दोस्तों आमू हाजी। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों आमू हाजी। आमू हाजी इसलिए चर्चा में है, ये बेसिकली ईरान के रहने वाले हैं और इनका हाल ही में ही 94 ईयर्स की एज में डेथ हो गई। दोस्तों ये चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि 60 ईयर्स 60 साल से दोस्तों ये नहाए नहीं है। सो ही वॉज द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन। इनको पूरे दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति का खिताब मिला है एंड ये 260 साल हो गए इनको, ये 60 सालों तक नहाए नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूयॉर्क पोस्ट की हेडलाइन है, वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन आमो हाजी हु लास्ट शावर्ड 60 ईयर्स अगो डेड एट 94 ईयर्स एज। सो इनका नाम है दोस्तों आमो हाजी। और आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान 60 साल तक नहीं नहाए। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि शौकिया नहीं नहाए, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली एक वाटर की एक बीमारी होती है, कई लोगों को पानी से डर लगता है। तो जिन लोगों को पानी से डर लगता है वो नॉर्मल सी बात है पानी से दूर भागते हैं। तो इनको भी बेसिकली आमो हाजी जी को भी वही बीमारी थी और इसी बीमारी के चक्कर में इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यानी 60 साल, अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है बिना नहाए निकाल दी। ईरान के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में ही 94 ईयर्स की एज में इनका इंतकाल हो गया है। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी प्लेसेस चर्चा में है। तो इजिप्ट बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने डिस्कस किया, क्योंकि
COP27 की जो मीटिंग होगी दोस्तों वो होगी इजिप्ट के अंदर, इसीलिए ही इजिप्ट की लोकेशन, इजिप्ट की पूरे सराउंडिंग लोकेशन अपने को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो चुका है और बहुत सालों में अपन ने देखा है कि यूपीएससी लोकेशन से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है द हिंदू की हेडलाइन, COP27 इन इजिप्ट मस्ट फोकस ऑन फूड सिस्टम्स। यह है दोस्तों अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये है इजिप्ट। इजिप्ट की जो कैपिटल है दोस्तों वो है कायरो। इजिप्ट के यहाँ आप रेड सी देख रहे हैं, फिर यहाँ टर्की है, सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है। इजिप्ट के जस्ट साउथ साइड में दोस्तों सूडान है और इजिप्ट के वेस्ट साइड में दोस्तों लीबिया है। इजिप्ट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको मेडिटेरियन सी भी दिख जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, COP27 की जो मीटिंग होगी, जो सम्मेलन होगा वो इजिप्ट के अंदर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के। क्वेश्चन बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। G20 कॉमन फ्रेमवर्क से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब, और G20 कॉमन फ्रेमवर्क इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बोथ। यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है दोस्तों। G20 कॉमन फ्रेमवर्क एक इनिशिएटिव है जिस इनिशिएटिव को एंडोर्स कर रहा है G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। दूसरा, G20 कॉमन फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव है जो भी लो इनकम कंट्रीज़ है उनको बेसिकली सपोर्ट करना। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आप हेल्थ सेक्टर से रिलेट कर सकते हैं अपने यूपीएससी के सिलेबस के अंदर, और ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के PYQ है प्रीलिम्स के। विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात हो रही है और इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट, ये दोस्तों स्टेटमेंट रॉन्ग है। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, ये भी दोस्तों रॉन्ग है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, यही स्टेटमेंट दोस्तों राइट है। सो ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में अपन ने पढ़ा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थर्ड ओनली। 1 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट दोस्तों रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी जो भी क्वायरी है, आपका जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और प्लीज़ आप मुझे बताएं, संकोच ना करें बताने में कि अगली वीडियो जो है मैं बेसिकली किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल चेक करना है तो प्लीज़ और जो चैनल है करंट अफेयर्स के, एक बार आप उनसे कंपैरिजन ज़रूर कर लीजिएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि वो चैनल ख़राब है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आज बेसिकली मैं देख रहा था उनके चैनल, तो एक चैनल पर मैंने देखा दोस्तों कि क्वेश्चन है कि कितने वॉट की बिजली उत्पादन करी गई है भारत में, कितने ख़त्म हुए हैं लोग। सो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने अपने करंट अफेयर्स में डाल रखे हैं और ऊपर लिख रखा है कि ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है। सो पहली तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यूपीएससी के लिए क्या क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आशा करता हूँ आज का दिन आपका शुभ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।